हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस अकेडमी। जेडीएस अकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है और आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल न्यूज एनालिसिस के साथ साथ और बाकी विषयों की भी प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है, स्टडी कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो द हिंदू एडिटोरियल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ की आज द हिंदू ने पूरा का पूरा थर्ड पेपर को लेकर के अपना आर्टिकल निकाला है, जीएस थर्ड पेपर। ये जो पहला वाला आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये पहला वाला आर्टिकल द शार्ट हिस्ट्री ऑफ लार्ज नोट, अभी जो आरबीआई के द्वारा 19 मई 2023 को रुपये 2000 की नोट वापस लेने की घोषणा की गई थी, पूरा उसके विषय में इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से खांचा खींचा है। और तीसरा जो आर्टिकल है यहाँ पर अनबॉक्सिंग द एक्सपोर्ट टर्नआउट को लेकर के, यह भारत की जो टॉय इकॉनमी है, जो खेल का निर्यात होता है, वह अभी सरप्लस है। 2 सालों में बहुत ज़्यादा उसमें उछाल आया है। उसके विषय में पूरा का पूरा लेकर के इनकी कहानी है कि वो कैसे आ गया सरप्लस, क्या कहानी थी उसके पीछे, यह हकीकत है या डुप्लीकेट है या किस तरीके से है, उसकी पूरी इन्होंने कहानी खींची है। और ये जो तीसरा वाला आर्टिकल है यूनियन कवर को लेकर के, यूनिवर्सल कवर को लेकर के, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है बीमा प्राधिकरण को लेकर के है, पूरे भारत की जनता को कवर करने के लिए आर्टिकल लिख करके आया है। और ये जो चौथा आर्टिकल है ये ऑलमोस्ट हमारे किसी काम का नहीं है, ये खेल से रिलेटेड है। अतः यहाँ पर जो और एक जो डाटा का आर्टिकल था, वो डाटा का आर्टिकल हम लोग डाटा के पार्ट में देखेंगे, जहाँ पर आज क्लीन एनर्जी का डाटा आया है, क्लीन एनर्जी कैसे है कैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है आप लोगों को जो भी आर्टिकल आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनालिसिस होता है और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग की डिमांड पर हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये पूरे के पूरे जो टॉय निर्यात को लेकर के आया है, टॉय निर्यात की इकॉनमी को लेकर के आर्टिकल आया है, उसके ऊपर यहाँ पर आर्टिकल आया है। वो कैसे है कैसे नहीं, आइए हम लोग इसको एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं टॉय की इकॉनमी को लेकर के, कि टॉय भारत का जो टॉय निर्यात है वो कैसे बढ़ गया, कैसे उसका जो है इतना ज़्यादा बूम हो गया। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि जो इंडिया का टॉय एक्सपोर्ट है, टॉय एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो खिलौने का निर्यात है, उसमें पिछले कुछ सालों से 2018 से लेकर के 2022 तक, यानी कि 3-4 साल में एक उछाल देखने को मिला। और वह उछाल इस तरीके से था कि जो निर्यात होता है जो खिलौने का निर्यात होता है भारत का, वो बढ़ गया, आयात घट गया। राइटर उसी बात को लेकर के अपनी मनसा दशा जाहिर करते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ, किन कारणों की वजह से यह अचीवमेंट हुआ। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो जो टॉय निर्यात है 2018-19 में $109 मिलियन का इनका निर्यात हुआ था, यानी कुल मिलाकर के 812 करोड़ रुपए का। 2021-22 में $177 मिलियन का निर्यात हुआ, यानी 1237 करोड़ का। तो जो टॉय निर्यात है कुल मिलाकर के, उसमें इतनी की वृद्धि देखी गई, 812 से 1237 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। अब जो टॉय का आयात का पोर्शन है वो देख लेते हैं। 2018-19 में जो खिलौने का आयात था वो 2593 करोड़ रुपए, यानी $371 मिलियन से घट करके 2021-22 में $110 मिलियन हो गया, यानी कि 819 करोड़ रुपए का आयात हुआ। अब इतना ज़्यादा एक ऐसी इकॉनमी में जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं है, और पिछले कुछ सालों से जो करेंसी है वो चेंज की जा रही है, तो किन कारणों की वजह से ये सा जो अचीवमेंट आया वो कैसे आया। आखिर राइटर कहना चाहते हैं कि ये जो निर्यात का खेल हो रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, निर्यात लगातार जो है उसमें वृद्धि हो रही है, किन वजहों से आया अचीवमेंट। अब जो राइटर हैं उनका कहना है कि क्या ये 2014 में जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई योजना थी मेक इन इंडिया, उसके द्वारा आया है, या 2022 में जो मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है, उसमें मन की बात में मोदी ने ये कहा था कि जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग का दायरा है उसको हम लेकर के कोशिश कर रहे हैं, उसको बढ़ाएंगे। और 2014 में जो मेक इन इंडिया आया था उसमें भी एक्सपोर्ट की बात की गई थी।
टॉय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो क्या क्या ये जो क्रेडिट है मेक इन इंडिया को दिया जाना चाहिए, टॉय मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाना चाहिए, या जो नीतिगत सुधार हुआ है, पोषित निवेश, उत्पादन, लाभ में निरंतर वृद्धि, संरक्षणवाद, ये सब जो लेकर के है, यानी कि अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आप उसको संरक्षित करिए, टैरिफ लगाइए, उद्योगों को आरक्षण दीजिए, उत्पादन में वृद्धि होगी, लाभ में निरंतर वृद्धि होगी, उसमें एक टारगेट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो क्या ये इन सब से आया? इसके अलावा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कोविड-19 से संबंधित सुधार हैं, यानी कि वैश्विक जो व्यवधान आए हैं, जो 2 साल को पैंडेमिक था, कोविड-19 था, तो उसमें एक तरीके से व्यवधान आया। क्या यह जो निर्यात हुआ है वैश्विक व्यवधान के चलते नहीं हुआ है? आखिर किन वजहों से इनका जो निर्यात आयात हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है? अब इसको लेकर के ये बात आती है। तो फिर जो इम्पोर्ट हुआ है, मोर इम्पोर्ट दैन एक्सपोर्ट, यानी कि जो आयात है वो एक्सपोर्ट की तुलना में कहीं अधिक है। अब ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो दिखा रहे हैं कि 2015-16 में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो टोटल इंटरप्राइजेज है भारत में, वो 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 इंटरप्राइजेज हैं टोटल, और उनका जो मूल्य खिलौने का जो प्रोडक्शन होता है वह टोटल 1688 करोड़ रुपए का होता है, और जो फिक्स्ड कैपिटल है 15,000 इंटरप्राइजेज की, वह चालू कीमतों पर 626 करोड़ है। अगर इसको स्थिर कीमतों पर देखा जाए तो ये कम हो जाएगा, और जो इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ लगे हैं वो 35,000 वर्कर्स हैं। तो अब इस आधार पर क्या कैसे हो सकता है, यानी जो पंजीकृत कारखाने हैं, वो पंजीकृत कारखानों की जो डिफिनीशंस होती है वो क्या होती है कि जो 10 या अधिक जो श्रमिकों को रोजगार देते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पर उनको जो है कारखानों और उद्यमों की संख्या का 1% है, श्रमिकों का 20% है, फिक्स्ड कैपिटल का 63% है, और उत्पादन के मूल्य का 77% वो उत्पादन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो पंजीकृत कारखाने हैं वे उनका ये प्रोडक्शन को लेकर के बात करते हैं कि जो पंजीकृत कारखाने हैं उनके प्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो पहली चीज़ की पंजीकृत कारखानों की जो डिफिनीशंस है वो इनको वे बता रहे हैं कि जो पंजीकृत कारखाने की जो उनको कहा जाता है कि ये पंजीकृत कारखाना है, यानी कि रजिस्टर्ड कारखाना है, वो 10 या उससे अधिक लोगों को रेगुलर बेसिस पे अगर एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं तो उनको एक पंजीकृत कारखाने के रूप में माना जाएगा। एक पंजीकृत जो कारखाना है उनको उसको उस रूप में देखा जाएगा। अब ये जो पंजीकृत कारखाने हैं, कारखानों उद्यमों की संख्या का टोटल 1% है, श्रमिकों का ये 20% है, यानी कि टोटल जो श्रमिक हैं इसमें 20% हैं। जो फिक्स्ड कैपिटल है उसका 63% ये है यहाँ पे, और जो खिलौनों का उत्पादन होता है टोटल 77% ये करते हैं। लेकिन जो 2000 से लेकर के 2016 के मध्य में जो नौकरी गई है सेक्टर्स में, जो नौकरी जो जॉबलेस हुआ है, उसके नुकसान के साथ साथ उद्योग का जो उत्पादन है वो मुद्रास्फीति का शुद्ध, यानी कि जो नेट इन्फ्लेशन होता है और जो ये उद्योगों का टोटल प्रोडक्शन होता है उसका आधा हो गया था। यानी कि नौकरी तो गई ही गई, जो प्रोडक्शन होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, जो टोटल इन्फ्लेशन था उसके एवरेज में कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो आधा हो गया, और जो घरेलू बिक्री में आयात का हिस्सा है वो 80% तक हो गया था, और जो 2000 से लेकर के 2018-19 तक जो निर्यात है उसकी तुलना में आयात 3 गुना बढ़ गया था। तो ये सब जो कहानी है कि कैसे भारत का जो निर्यात है वो बढ़ गया, वो घट गया, तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये पूरी की पूरी जो बात है वो कही जा रही है। अब यहाँ पर बात देखने लायक है कि कैसे यहाँ पर अब आगे क्या होता है। यहाँ देखिए, वैश्विक खिलौना बाजार में जो भारत का निर्यात है, यानी कि जो भारत को वैश्विक खिलौना बाजार में निर्यात की अगर बात कही जाए कि पूरे वर्ल्ड में भारत कितना ज़्यादा खिलौने का निर्यात करता है, तो आपको जान के बहुत ही अचरज लगेगा। केवल और केवल आधा % बिंदु है, मतलब कि 1% भी नहीं है, और ये लगभग आधा % 0.5% खिलौना निर्यात में पूरे विश्व में निर्यात का भारत है उतना हिस्सा आता है।
और जो 2014 से लेकर के 2019 तक खिलौना उद्योग है भारत का, उसमें जो प्रोडक्शन है वो नकारात्मक रूप में बढ़ा है, यानी कि पॉजिटिव इंडिकेटर वहाँ नहीं आया, नकारात्मक रूप में प्रोडक्शन हुआ। 3 वर्षों में जो खिलौने के व्यापार में इतनी तेज वृद्धि हो गई, यानी कि 837 से लेकर के 1200 कुछ हो गया, तो उसमें जो ग्रोथ हुआ किन कारणों से हुआ? क्योंकि जो जिस पर चर्चा की गई है वो चर्चाएं तो सीधे सीधे बता रही हैं कि आपका जो टॉय का प्रोडक्शन है, टॉय का ये सब है, वो सब घट रहा है। अब इंपोर्ट की बात की जाए, जो आयात है खिलौनों पर, जो कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क है, उसका कोड HS कोड हर एक सीमा शुल्क का होता है, 9503 है। फरवरी 2020 में 20% से लेकर के 60% तक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। और PIB के स्रोत से यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से पता चला है कि उस पर जो इंपोर्ट होता है टॉय का, खिलौने का जो आयात है, पहली चीज़ कि उस पर सीमा शुल्क बढ़ाई गई 20 से 60%। गैर टैरिफ बाधाएं भी लगाई गई। उत्पादन पंजीकरण आदेश दिया गया। सुरक्षा विनियमन, जिसमें आयात सुरक्षा विनियमन कोड को लेकर के ये सब कार्रवाइयाँ की गई। और ये सब जो भी कार्रवाइयाँ की गई उसने क्या काम किया? आयात जो संकुचन है वो कर दिया, यानी कि आयात सिकुड़ गया, आयात घट गया। अब इसके बाद इसीलिए ये सवाल जाहिर होता है कि क्या ये जो भारत का निर्यात हुआ है, सरप्लस आ रहा है, दिखा रहा है खिलौने के क्षेत्र में, वो किन वजहों से आया? क्या वो औद्योगिक क्षमता या शुद्ध निर्यात में अस्थायी सुधार से आया? क्या आयात के संकुचन होने से आया? क्या संरक्षणवादी उपाय से आया? क्या वो कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ था उसके चलते अल्पकालिक प्रभाव आया? तो ये पूरा का पूरा जो है ये अपना दिखा रहे हैं कि कैसे जो है लेकर के आया। इसके अलावा जो एशिया है, यानी कि जो एशिया और भारत है, अब एशिया और भारत के संदर्भ में ये दिखा रहे हैं कि जो रोजगार सृजन होता है, तमाम जो डेवलप्ड कंट्री हैं और एडवांस्ड इकॉनमी हैं, वे अपने अपने रोजगार के सृजन के लिए क्या काम करते हैं कि जो टॉय का सेक्टर होता है, जो खिलौने का सेक्टर होता है, उसमें जा कर के अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते हुए रोजगार का सृजन करते हैं। यानी कि सफल एशिया के ही सफल कंट्री नहीं, हर वर्ल्ड के हर देश जो है रोजगार सृजन के लिए खिलौने के क्षेत्र में बेहतरीन ढंग से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि रोजगार निकल करके आए और निर्यात भी बढ़े, क्योंकि खिलौना निर्यात की एक अभिन्न सूची का अंग है। जापान ने इसकी दिशा में शुरुआत जो किया था 1 सदी पहले किया था, इसीलिए जापान को अभी तक कोई भी कंट्री ओवरटेक नहीं कर पाई है, क्योंकि जापान जब 1 सदी पहले ये सब शुरुआत किया था खिलौने के निर्यात को लेकर के, तो आज भी देखिए इंडियन मार्केट, वर्ल्ड के मार्केट में जो जापान के खिलौने होते हैं बहुत ही सेफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और कास्टली भी होते हैं। इसके विपरीत ये जो चाइना है, ये क्या काम करता है? ये बदमाशी करना जानता है और कुछ जानता नहीं है। 10 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में आपको बेच देगा, और 2 मिनट चले चाहे 10 मिनट चले, और यही करते करते इसने पूरे विश्व के बाजार पर अपना रुतबा जमा लिया है। और ये 1980 के दशक से है। वियतनाम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलना स्टार्ट कर दिया है, चाइना और जापान के। अब बात इंडिया की आती है। इंडिया का क्या हुआ कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया का डेवलपमेंट पहली चीज़ की प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत थी, योजना आयोग के अंतर्गत थी, योजना युग में थी। इन्होंने एक अंतर्मुखी औद्योगिक नीति का पालन किया, और वो नीति क्या थी? वो नीति छोटे पैमाने के क्षेत्र में विशेष उत्पादन के लिए दोहरी सुरक्षा का मापदंड। और दोहरी सुरक्षा क्या थी? आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 20 से 60% कर दिया गया। उत्पादन का आरक्षण कर दिया जाए, यानी कि जो उत्पादन हो रहा है उसमें अन्य किसी भी सेक्टर को घुसने न दिया जाए। अगर प्राइवेट सेक्टर हो रहा है तो प्राइवेट ही करे, गवर्नमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट ही करे, उस पर कहीं भी FDI ये सब वगैरह वगैरह साझा ना हो। तो ये उत्पादन को आरक्षण करने की एक पॉलिसी होती है, उत्पादन को बढ़ाने की एक पॉलिसी होती है, अपने इंडस्ट्रियल जो रिजीम होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसको संरक्षण देने की एक पॉलिसी है। तो ये सब जो है क्या काम किया? अपने उत्पादन को आश्रय दिए। इनका जो आउटकम निकल करके आता है, यानी कि जो खिलौना निर्माण है, इसके बावजूद, यानी कि इतना करने के बावजूद भी इनका जो खिलौने का निर्माण है, पहली चीज़ कि वो स्थिर पुरातन है, खंडित रहा है,
और आधुनिक, सुरक्षित और ब्रांडेड खिलौने के आयात के बावजूद इनका जो परिणाम है सही नहीं है। एक तरीके से वो उसका जो आउटपुट निकलना चाहिए वो वहीं का वहीं रहा, पुरातन रहा और खंडित रहा। अब इस आधार पर इनकी जो आलोचना है वो की जाती है। और क्यों की जाती है? इनकी आलोचना का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि आप जो है क्यों आपके होने के बावजूद, यानी कि आपका ये हो रहा है, आपने दोहरी नीति लगा रखी है, आपका जो है प्रोडक्शन वो भी बढ़ना चाहिए, इसके बावजूद आपका जो प्रोडक्शन से वो बढ़ नहीं रहा है, वो एक तरीके से स्थिर ही बना हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कोई, क्योंकि इंडिया का कहानी कुछ ऐसी ही है कि अभी तक इतने साल देश की आज़ादी के हो गए, लेकिन इनका जो आयात का सेक्टर है वह ठीक ठाक ढंग से नहीं हुआ। अब यहाँ पर बात निकल कर के आती है 1997 में इनका जो उधार सुधार किया गया, यानी कि उसमें सुधार की बात आई, सुधार किया गया 1997 को लेकर के। 1997 में लिबरल रिफॉर्म किया गया, आरक्षण नीति को समाप्त किया गया, नई फर्म संगठित क्षेत्र में प्रवेश की। तो जब नई फर्म जो है संगठित क्षेत्र में प्रवेश करती है या कोई नई निकल करके आती है, तो कुछ समय के लिए उत्पादन में क्या होता है, सुधार हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगर आपकी पॉलिसी सही नहीं है, इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, तो वो जो है एक तरीके से पुनः डाउन आ जाता है। अब असंगठित क्षेत्र क्या हुआ कि नौकरी की समस्या से जूझ रहा था। अब इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है वो 2000 के बाद से प्रोडक्शन, ये इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है इसका अध्ययन किया गया। और अध्ययन जो है, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटी वीकली होता है, उसने 6 मई 2023 के दिन री-एग्जामिनेशन किया, यानी कि पुनः निरीक्षण किया, पुनः इसका अध्ययन किया कि सन 2000 के बाद से इसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इंडस्ट्री का जो आउटपुट निकल रहा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, वो कितना उतार चढ़ाव में है। जो फर्में हैं वो किस लेवल पे अपना जो डाटा है कर रही हैं, अपना वर्क कर रही हैं, यानी कि आयात निर्यात का पूरा टोटल कितना इनकी एक्टिविटी है, उसका पूरा अध्ययन किया गया। और जब अध्ययन किया गया तो उसमें पाया क्या गया, सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें जो पाया गया, उसमें जो पूछा गया कि जो मेक इन इंडिया है क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा। तो 2007-8 में ये पीक पर पहुंचने के बाद जो चालू कीमतों पर जो मुद्रास्फीति का जो नेट इन्फ्लेशन होता है, उस पर जो उत्पादन और निश्चित निवेश का वार्षिक मूल्य काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ 2019-20 को छोड़ दिया जाए तो नीचे चला गया। यानी कि ये पूरा इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो वीकली होता है उसका स्टडी किया गया। उन्होंने स्टडी किया 2000 के बाद से, और ये पाया कि 2007-8 में ये पीक पर पहुंची थी। इसके बाद जो करंट प्राइस होता है उसके संदर्भ में, यानी कि चालू कीमतों पर इन्फ्लेशन के साथ जो नेट इन्फ्लेशन है उसके साथ जो प्रोडक्शन और निश्चित निवेश का जो वार्षिक मूल्य है उसमें उतार चढ़ाव के साथ ये घट गया है। यानी कि उत्पादन भी घटाया, निश्चित निवेश का वार्षिक मूल्य भी घटाया, इन्वेस्टमेंट भी घटाया। और 2019-20 को अगर छोड़ दें क्योंकि उसमें थोड़ा गेन हुआ था। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल करके आया वो ये कि मेक इन इंडिया का यानी कि जो मेक इन इंडिया लोग कह रहे थे, मेक इन इंडिया आ गया है, इंडस्ट्री का जो है इंडस्ट्रियल एक तरीके से इंडिया का जो इंडस्ट्री का रेगुलेशन है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया एक तरीके से निर्यातक कंट्री बन जाएगी। तो इनके कहने का आशय है कि ऐसी कोई भी बात निकल करके नहीं आई कि मेक इन इंडिया जो है उसने प्रभाव अपना डाल दिया, उसका एक इफ़ेक्ट निकल करके आया हो, पॉजिटिव इफ़ेक्ट निकल करके आया हो, ऐसी कोई भी इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला, खास करके मेक इन इंडिया का। और जो औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर था उसका जो प्रोडक्शन था वो भी सिकुड़ गया। और इस आधार पर जो अभी एक्सपोर्ट हुआ है, निर्यात जो हाल के 2 वर्ष में सरप्लस देखा गया है, वह रिपोर्ट खुद ही बताती है कि ये जो निर्यात हुआ है पहले से इसकी कोविड-19 के बेस्ड पर आधारित है। और यह एक तरीके से इस आधार पर सफलता का दावा करना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी कि मेक इन इंडिया सक्सेस हो गया
और भारत का टॉय के सेक्टर्स में निर्यात बढ़ गया, सरप्लस हो गया। तो इसलिए जो अभी सरप्लस हुआ है वो एक तरीके से शुद्ध निर्यात को कंटिन्यू बनाए रखने की, यानी कि जो सरप्लस है उसको लगातार बनाए रखने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत कम दिखाई देती है। क्यों कम दिखाई देती है? क्योंकि जो उद्योग है वो एक तरीके से उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत मुश्किल से ही जो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट होता है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत मुश्किल से वो किया है। अब 2020-21 की बात अगर ले लिया जाए तो 2020-21 से लेकर के 2021-22 तक जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है वो तो सरप्लस में था, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो अपना सरप्लस में था। तो यह एक राइटर कह रहे हैं कि यह एक स्वागत योग्य की कदम है, अगर इसका वेलकम किया जाना चाहिए। हालांकि ये जो एक्सपोर्ट आया ये किससे आया? संरक्षणवाद में असाधारण वृद्धि से प्रेरित, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए, उसको सरप्लस में लाने के लिए जो संरक्षणवादी यानी दोहरे टैरिफ, उद्योगों को आरक्षण, इस तरीके से जो कुछ भी पॉलिसीज लेकर के चली उससे प्रेरित है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि कोविड-19 की जो महामारी की परिस्थिति थी उससे प्रेरित है। तो इसलिए इस तरीके की जो इस तरीके का जो आउटपुट निकल करके आया या किसी न किसी परिस्थितियों से प्रेरित थी। एक तरीके से जो एक्चुअल मेजरमेंट होना चाहिए, आपका निर्यात आयात कितना घटा, उसमें गुणवत्ता आनी चाहिए, वो यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अगर ये घटना सफलता की जल्दबाजी में कही जाए तो ये बहुत बड़ा रॉन्ग होगा। हमको एक ज़मीनी स्तर पर कार्य करना होगा, ज़मीनी स्तर पर जाकर के सारे फैक्टर्स को चेक करना होगा, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री का, उसको कितना बूस्ट कर रहा है, कितना बूस्ट नहीं कर रहा है, जो प्लानिंग हमारी होनी चाहिए वो किस हिसाब से है, प्लानिंग किस सेक्टर्स में होनी चाहिए, कितना होना चाहिए। तो ये सब एक अध्ययन की बात है, उसको ज़मीनी स्तर पर जा कर के हमको एक बहुत ब्रॉड स्तर पर अध्ययन करना पड़ेगा और उसी अनुरूप हमको पॉलिसी लेकर के चलनी पड़ेगी, तब जा कर के हम अपना जो नेट प्रोडक्शन है उसको लेकर के चल सकेंगे। और इस तरीके से जो बात निकल कर के आ रही है एक तरीके से वो ठीक नहीं है। वो आप कह सकते हो कि उतार चढ़ाव की स्थिति में, या आप कह लीजिए कि वो एक तरीके से आप तुक्का जैसे कहते हैं कि काम कर गया कोई, जैसे खेल में होता नहीं है कि भारत तभी जीतेगा जब बारिश हो जाए, कभी कभार मैच रुक जाता है। तो उस तरीके से जो ये बात निकल कर के आती है कि अगर ये हो जाए तो निर्यात बढ़ जाए, ये हो जाए तो घट जाए, तो वही भारत की स्थिति थी कि एक तरफ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था और अगर निर्यात बढ़ गया है तो निर्यात का बढ़ना जो है ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपका जो सरप्लस है वो किसी न किसी परिस्थिति से रिलेटेड थी। अब ये आर्टिकल फ्रेंड्स खत्म हुआ। दूसरा आर्टिकल है जो 2000 के नोट का क्या किया गया, वापस ले लिया गया। बहुत बड़ा एक तरीके से इकॉनमी में मिसमैनेजमेंट चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा। यह अब मैं नहीं, राइटर कह रहे हैं। तो हर जगह इनकी आलोचना की जा रही है। क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि जब आपको पता था कि 2000 के नोट से काला धन वापस आ जाएगा तो आपने 2000 का नोट बंद क्यों किया, और कोई भी आंकड़ा इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया। अभी ये सब आर्टिकल के अंदर आ रहा है। तो आरबीआई ने जो 2000 का नोट विड्रॉन किया, यानी कि सर्कुलेशन से खींच लिया वापस, 19 मई 2023 को घोषणा की थी उसने। आरबीआई यह जो 2000 का नोट था 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसके केंद्र बिंदु के रूप में उभर करके आया था। और केंद्र बिंदु के रूप में क्यों उभर करके आया था, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके थे। जितना नोट बंद हो चुका था सरकार के पास, उनके पास बदलने के लिए सरकार ने यह जांच नहीं किया था कि जो नोट हम बंद करेंगे इकोनॉमी में, क्या उन नोटों के बराबर हमारे पास कोई अन्य विकल्प है कि वो उतने नोट हम इकोनॉमी में पुनः सर्कुलेट कर सकें। इस तरीके से एक अतार्किक अवधारणा कुप्रबंधित निष्पादन के रूप में यह लेकर के आया।
अब 8 नवंबर 2016 को जो 2000 रुपये के नोटों का कुल स्टॉक था आरबीआई और करेंसी चेस्ट के पास, वह 94,660 करोड़ रुपए के मूल्य का लगभग 473.3 मिलियन था। और ये जो राशि है, यह राशि टोटल निकाले गए जो विनिर्दिष्ट बैंक हैं उनके मूल्यों का 6% है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात निकल करके आ रही है कि जो लोगों की आवश्यकता के लिए जो रुपये 2000 से अधिक नोट की जो आवश्यकता थी वो तो निकाली गई, उसमें तो कोई दो राय नहीं, वो तो निकल करके आया ही आया। अब आरबीआई द्वारा जब 2000 के नोट जो छापे गए, वो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जब आरबीआई ने लगातार डिमोनेटाइजेशन किया और 2000 के नोटों को छापने स्टार्ट किया, तो वो 2000 के जो नोट आए वो पहली चीज़ की एक तरीके से नए आकार में आए, एक नए आकार को लेकर के आए। और नया आकार क्या था कि उनके द्वारा जो पहले जो एटीएम चल रहे थे, वो एटीएम में जो नोटों की आवागमन सिस्टम था, यानी कि जो एटीएम कैपेबिलिटी थी, जो एटीएम अपना नोट का निर्गमन कर सकता था, वो उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। 500 हर एटीएम में 4 कैश होते थे, 4 यानी कि 4 कंपार्टमेंट होते थे, कैसेट होते थे। उसमें से जब आप एटीएम में जाते होगे तो बटन को क्लिक करते होगे तो पैसा बाहर निकल करके आता था। तो इस हिसाब से जो वहाँ पर जहाँ पर नोट रखे जाते हैं, 2 कैसेट तो ऑलरेडी 500 के लिए थे और 1000 के लिए, 100 रुपये के लिए। इस हिसाब से 4 कैसेट टोटल इकॉनमी में, टोटल एटीएम में होते हैं। और जब 2000 रुपये का नोट आया तो उस समय किसी भी भारतीय एटीएम में 2000 नोट के लिए उसको एटीएम के अंदर 2000 नोट अगर डाल दें तो उसके सर्कुलेशन वो कैसे 2000 का नोट बाहर निकालेगा, इसके लिए कोई भी एटीएम का मैनेजमेंट नहीं था। और एक तरीके से पूरे भारत में 2.2 लाख भारतीय एटीएम थे, उनको पुनः रिकैलिब्रेट करना पड़ा। और यह इतनी जटिल कार्यप्रणाली थी, इतना जटिल सिस्टम था कि इसके लिए इतने कम टाइम में इसको सही कर पाना, सारे इंजीनियर्स लग गए, दिन रात लग गए, बैंकिंग सिस्टम लग गया, तब भी यह अपने सही रूप में नहीं निकल करके आ पाया, क्योंकि इसके लिए टाइम बहुत कम था। तो जो बैंक था, बैंक के द्वारा क्या काम किया गया, एक तरफ जनता लगातार पैसा मांग रही थी, तो एटीएम के सभी कैसेट्स में, यानी ये जो चारों कैसेट है उसमें 100 के नोट भर दिए गए। अब एटीएम के चारों कैसेट्स में जितनी उसकी क्षमता है, अगर आप 100 के नोट भर दोगे तो टोटल जो मनी आएगी वो 2.1 लाख की आएगी। और जो सरकार द्वारा प्रतिव्यक्ति निकासी की क्षमता की गई वो प्रतिदिन 2000 रुपये, यानी कि एक एटीएम एक दिन में 105 लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकता है। इस हिसाब से उसमें जो चारों कैश भरे गए थे वो था। अब एटीएम में 105 लोगों की ज़रूरत पूरे करता, और कतार कितने की लगती थी, हजारों की कतार लग जाती थी। और 100 रुपये का जब ये पूरा का पूरा नोट बैंकिंग सिस्टम के द्वारा भर दिया गया तो 100 रुपये का नोट बैंकों के पास पूरा ख़त्म हो गया। तो बैंक ने आरबीआई से नोटों की मांग की। अब आरबीआई क्या काम किया, आरबीआई के पास तो 100 रुपये के नोट थे नहीं और छपे थे नहीं नई नोट, तो वही ओल्ड नोट जो बैंकों के द्वारा आरबीआई को दिया गया था, वही पुराना और गंदा नोट देने के सिवाय आरबीआई के पास कोई विकल्प ही नहीं था। और ओल्ड और यानी कि पुराने और गंदे नोट एक तरीके से जो एटीएम की एक्टिविटी होती है उसको जाम कर देते हैं, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी लगे होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में धूल मिट्टी का लगना एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उनकी गुणवत्ता को घटा देते हैं। तो एटीएम पूरा का पूरा जाम कर देते हैं, वो चल ही नहीं पाते। अब फिर जो 2000 रुपये की गुणवत्ता आई, यानी कि 2000 रुपये जो आरबीआई के द्वारा छापा गया उसकी गुणवत्ता भी बहुत ख़राब आई। क्यों ख़राब आई, क्योंकि जो आरबीआई छाप रही थी पैसा, पहली चीज़ की उस पैसे में छपाई को लेकर के बहुत दिक्कत थी। गांधी जी का चेहरा कहीं रहना चाहिए, कहीं हल्का आ गया, कहीं गहरा आ गया, कहीं उनके चेहरे का छाया दूसरी तरफ आ गया, कहीं अलग अलग रंग के नोट आ रहे हैं, किसी अन्य साइज के आ रहे हैं। गांवों में इसका फ़ायदा अपराधियों के द्वारा ज़बरदस्त उठाया गया, किसानों को उनको धोखा दिया गया किसानों के साथ। तो वो क्या काम किए कि 2000 के जो नकली नोट हैं उनका भुगतान वो उच्च मूल्य की जो 2000 की करेंसी है उसी की फ़ोटोकॉपी करके दे देते थे।
तो इस तरीके से इस जो 2000 की नोट आई, इसने प्रॉब्लम को कम नहीं किया और भी बढ़ा दिया। नोट जब फाइनली लोगों को मिल गए तो खर्च करने में असमर्थ हुए। पहली चीज़ कि 2000 नोट का कहाँ खर्च करें, और अगर खर्च कर भी दें तो मान लीजिए 100 रुपये का सामान लेना है, तब 1900 रुपये दुकानदार कैसे वापस करेगा, वो देगा ही नहीं। खर्च करने में असमर्थ, इसीलिए लिखा गया है। भुगतान प्रॉब्लम में भुगतान को लेकर के वापसी, यानी कि जो उनका शेष पैसा बचता वो कौन वापस करेगा, क्योंकि 100 रुपये के नोट निकल ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से 2000 के नोट में जब आई तो तमाम प्रॉब्लम बढ़ा दी। इसके पहले जो 7 अक्टूबर 2014 को रिजर्व बैंक ने सरकार को सुझाव दिया था, और किस लिए सुझाव दिया था, महंगाई बढ़ रही थी, करेंसी प्रबंधन में दिक्कत हो रही थी, उसको देखते हुए 5000 और 10,000 रुपये के नए नोट छापने का सुझाव दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और 2000 रुपये के नोट की सलाह दे दी कि 2000 का जो नोट है हम उसको छापेंगे, आप उसको जो है छापिए। तो 2000 का नोट जब छप करके आया तो एक प्रॉब्लम नहीं लेकर के आया, बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर के आया। अब 31 मार्च 2023 तक जो 2023 के नोट थे वो सभी नोटों का केवल 10.8% था। लेकिन जब 31 मार्च 2018 को यह आंकड़ा था तो 37.8% था, यानी कि ये जो 18 से 23 के बीच का आंकड़ा है ये घट गया। ठीक है, तो भारत की जो मौद्रिक प्रणाली, ये जो बार बार राइटर कह रहे हैं कि बार बार आप करेंसी ला रहे हो हटा रहे हो, ला रहे हो हटा रहे हो, तो इस तरीके से जो आप मुद्रा प्रबंधन में जो बदलाव कर रहे हो, यू टर्न कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड में आपकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, मॉनेटरी मैनेजमेंट को लेकर के, मॉनेटरी सिस्टम को लेकर के, उसमें चेंजेबिलिटी को लेकर के, यह पूरा का पूरा इफेक्टेड कर रहा है, पूरा की पूरी उसकी विश्वसनीयता को बैड कर रहा है। आपकी विश्वसनीयता कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रही है, उसकी विश्वसनीयता घट रही है। तो एक तो यह था। अब दूसरा जो यहाँ पर आया कि एक तो सरकार ने यह तो किया ही सरकार के ऊपर सीधा का सीधा आरोप यहाँ पर राइटर के द्वारा लगाया जा रहा है। अब इसके अलावा और भी क्या किया कि इसी बीच आरबीआई ने सीधा स्टेटमेंट दे दिया, और इनमें स्टेटमेंट क्या दिया कि जो सितंबर 2023 के बाद से हमारे पास 2000 रुपये के कितने नोट हैं, हमको इसका अनुमान ही नहीं है, और यही स्थिति पूरे भारतीय मॉनेटरी सिस्टम में और ख़राब कर दी, उसकी हालत को और बैड कर दिया। और इकोनॉमी में होता क्या है कि जो उच्चतम मूल्य वर्ग के नोट होते हैं, जैसे 2000, 5000, 10,000, यानी कि किसी राष्ट्र के द्वारा जितना भी हाईएस्ट करेंसी अपनी छपती हो, जितना भी ज़्यादा मूल्य वर्ग के नोट छपते हों, वो मूल्य भंडार के रूप में कार्य करती है। और हायर करेंसी होता क्या है कि दिन प्रतिदिन के लेन देन में इसका उपयोग बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 रुपये के लिए आपको 10 रुपये की अगर कोई मार्केट में चीज़ खरीदनी है तो आप 2000 के नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन का मतलब जब महंगाई बढ़ने लगती है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये मिल जाए, 100 रुपये की चीज़ 500 में, 500 की चीज़ 1000 रुपये मिल जाए, तब आप 2000 के नोट का दनादन यूज करोगे। यानी कि उच्चतम मूल्य वर्ग के नोट का जब मूल्य डाउन हो जाए और इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो दिन प्रतिदिन के लेन देन का एक नोट बन जाता है। यानी कि यह जो एक नोट जो है, यह जो उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट है, यह डेली आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि जो 2000 रुपये में अगर 10 आम मिलते थे, तो अब 2000 रुपये में 50 आम मिलने लगे। तो इस तरीके से जो 2000 रुपये में जो 10 आम मिलते थे, अब 2000 रुपये में 1 आम मिलने लगे, यानी कि आम का मूल्य बढ़ गया। तो इस तरीके से अगर इन्फ्लेशन और इनकम बढ़ती है तो वही नोट डेली यूज के आधार पर आ जाता है। इकोनॉमी के मूल्य भंडार के रूप में कार्य करने के लिए एक उच्च वर्ग के मूल्य की नोट की आवश्यकता होती है। यानी कि इकोनॉमी को एक प्रिजर्व करने के लिए जो नोट का है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, उसको चलाने के लिए उच्च मूल्य वर्ग के नोट की आवश्यकता होगी। और यही कारण है कि आरबीआई द्वारा 5000 और 10,000 के नोट की छापने की जो सलाह है, जो एडवाइस है, वो गवर्नमेंट को दी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 2000 के नोट की सलाह दे दी। अब हुआ क्या कि 2015-16 में जो यहाँ पर कैश टू रेशियो जीडीपी, उसको हम देख लेते हैं। आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा होगा, अभी हम पढ़ाएंगे भी।
तो जो कैश जीडीपी का जो रेशियो होता है 2015-16 में 12% था, 2020-21 में 14.5%, 2021-22 में 13.3% आ गया कैश जीडीपी का जो रेशियो है वह पूरा का पूरा एक तरीके से 21-22 तक घट गया। अधिक कैश अगर परिचालित हो रही है, यानी कि मैक्सिमम जो करेंसी है वो सर्कुलेट हो रही है, तो नोटों का जो मूल्य है वो मुद्रास्फीति के साथ कम हो रहा है, वास्तविक ब्याज दरें भी घट रही हैं। लेकिन जो आरबीआई है 1000, 5000 और 10,000 के नोट को छापे बिना करेंसी लॉजिस्टिक का प्रबंधन कर सकता है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर मैक्सिमम करेंसी जो है कैश सर्कुलेट होंगी, परिचालन में होंगी, तो जो उस करेंसी का मूल्य होता है वो मुद्रास्फीति अगर कम हो रही है तो वो भी कम हो रहा है, बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रही है, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ रहा है तो इसका जो मूल्य है वो घट रहा है, और जो वास्तविक ब्याज दर है वो भी घट रही है। तो दो के दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ब्याज दर भी घट रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, नोटों का मूल्य घट रहा है, और मैक्सिमम करेंसी जो परिचालित हो रही है। तो इन सब के बिना इसी आधार पर राइटर कहते हैं कि 1000, 5000, 10,000 के नोट अगर छप नहीं रहे हैं तो क्या उसके छापे बिना जो करेंसी का मैनेजमेंट करना होता है, यानी कि आपको जो है अपनी इकोनॉमी के लिए एक स्टेबिलिटी लेकर के चलनी है, इन्फ्लेशन रेट को स्टेबल रखना है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना है, ब्याज दर भी आपको एक तरीके से सही मैनेजमेंट की दिशा में लेकर चलना है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? अब इसके विकल्प में ये देखना बहुत मुश्किल है। अब डिजिटल करेंसी के ऊपर बात आती है निकल करके, क्या जो ये बड़े उच्च वर्ग के मूल्य हैं इसका प्लेस डिजिटल करेंसी ले सकती है? ई रूपी जो डिजिटल करेंसी का एक एग्जाम्पल है वो एक बड़े मूल्य वर्ग के नोट का सही विकल्प होगा, यह राइटर प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि जो उच्च मूल्य के वर्ग के नोट हैं उनके स्थान पर अगर आप ई रूपी को लेकर के आते हैं तो ई रूपी में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब आप इसको देख लीजिए कि एक डिजिटल करेंसी अगर एक बड़े वर्ग का मूल्य लेकर के आती है, यानी कि 2000 रुपये के नोट के बदले उसको लेकर के आया जाता है, तो उसके लिए जो क्या क्या आप कहेंगे? स्थिर होना चाहिए, एक्सेप्टेबल स्टोर होने के लिए, यानी कि स्वीकार्य किया जाना चाहिए स्टोर करने के लिए, स्थिर होना चाहिए, जो विनियमितता का गुण है यानी लेन देन और परचेज की जो क्षमता है वो होना चाहिए, सामान्य लोग उसको यूज कर सकें, डेली यूजेज पे यूज हो सके, आप खरीदने जा रहे हैं उसका यूज कर सकें, इस हिसाब से वो स्थिर हो, यूजफुल हो, स्वीकार्य लोगों के द्वारा किया जाए, स्टोर के लिए स्वीकार किया जाए, रखने के लिए स्वीकार किया जाए। तो ये सब जो गुण हैं, ये सब गुण एक जो करेंसी है उसमें होनी चाहिए, जो किसी राष्ट्र की करेंसी होती है, ये मस्ट है। इन सब के गुणों के बिना कोई भी जो करेंसी आती है वो नहीं टिक सकती। लेकिन आरबीआई का जो स्टेटमेंट है वो निकल करके आया कि जो ई रूपी है वो हम एक निश्चित डिग्री तक ही लेन देन कर सकते हैं, वो एक उसकी एक जो लेन देन की सीमा है एक निश्चित सीमा तक ही हम कर सकते हैं, और बाकी की जो गुण हैं वो अभी विकसित हो रहे हैं, कुछ शैशवावस्था में हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही कम संभावना है कि जो डिजिटल मुद्रा है वो जल्द ही एक नए भंडार के रूप में उभरेगी। अगर ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि डिजिटल मुद्रा इसके स्थान पर आएगी, तो ये बहुत ही कम संभावना, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो इनका कहना है कि यह देखना बहुत ही एक तरीके से काबिल तारीफ होगा कि आरबीआई की जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं हैं, और आने वाले समय में वो कैसे सबको मैनेज करती है, कैसे मैनेजमेंट को लेकर के चलती है, यह देखने वाली बात होगी। और इस हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं, यह अभी जो है पिक्चर ही बताएगा। अभी जो है यह देखने लायक ही बात होगी। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात क्या की जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट है। यहाँ पर देखिए डाटा पॉइंट आ रहा है, जो डाटा पॉइंट आ रहा है वो कौन सा डाटा पॉइंट है वो उसको देखते हैं हम लोग। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है वो क्या कहती है, ये रिपोर्ट जो निकल कर के आई है फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, और वो रिपोर्ट है विश्व ऊर्जा निवेश 2023। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट है, विश्व ऊर्जा निवेश 2023 निकल करके आई है, और यह स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को लेकर के है। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश किस हिसाब से है, कैसे नहीं है और कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट ये दर्शाती है। जैसे
ये जो आपके सामने यहाँ पर देखिए एक क्लीन एनर्जी फंड राइज का दिख रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसको जो है आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि इससे जो एनर्जी का सेक्टर्स होता है उस पर रिपोर्ट निकली है और ये रिपोर्ट निकाली गई है यहाँ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023, इसमें इसकी रिपोर्ट निकाली गई है और ये क्या कहती है आइए देखते हैं। विश्व ऊर्जा निवेश 2023, यहाँ इन लोगों ने क्या लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, पहली चीज़ कि स्वच्छ ऊर्जा में जो इन्वेस्टमेंट है वह लगातार ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। और किसके साथ बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो बैटरी होती है, ईवीएस के साथ, रिन्यूएबल पावर के साथ, यानी कि अक्षय ऊर्जा के साथ, ये सब बढ़ रहे हैं। और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके साथ साथ चिंता भी हो रही है कि ये केवल एडवांस इकॉनमी और चाइना में सेंट्रल हो चुकी हैं, वहीं पे केवल बढ़ रही हैं। और जो क्लीन एनर्जी होती है, जो क्लीन एनर्जी यहाँ पर एक और बात निकल करके आती है, जो क्लीन एनर्जी प्राइस है, वो क्लीन एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो कीमत होती है, जो पहले गिर रही थी उसकी जो कीमत नीचे होनी चाहिए, पिछले 2 वर्षों में वो कीमत जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। अब यहाँ पर जो कोविड-19 है उससे निपटने के लिए भी जो इकोनॉमी में जो सुधार के लिए लोग वापस हुए हैं कोविड-19 से निपटने के लिए, उसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लेकर के बहुत ही हायर प्रायोरिटी दी गई है। बहुत ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लोगों के द्वारा निवेश लेकर के उत्साह या प्रेरणा देखने को मिला है। रिपोर्ट की जो बात है वो बात निकल करके आई है कि जो एनुअल इन्वेस्टमेंट होता है, वार्षिक जो इन्वेस्टमेंट है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स में, उसमें 24% की वृद्धि देखी गई है। और जीवाश्म ईंधन में जो निवेश होता है उसकी तुलना में यहाँ पर ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है। और ये जो प्रभावित हुआ है उस पर भी बात हो रही है। रसिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया, वो जीवाश्म ईंधन के जो बाजार होते हैं उसमें अस्थिरता पैदा हुई। तेल और गैस संसाधनों के लिए हाथापाई की गई। विभिन्न नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती लोगों के द्वारा तेज कर दी गई, यानी कि जो नवीनीकरण एनर्जी सेक्टर्स होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसमें पूरी की पूरी जो तैनाती होती है वो तेज कर दी गई। अब चार्ट फर्स्ट, यहाँ पर आप लोग चार्ट फर्स्ट देखिए, ये चार्ट फर्स्ट है। चार्ट फर्स्ट क्या शो कर रहा है? चार्ट फर्स्ट ये कर रहा है कि जो 2015 से लेकर के 23 तक जो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है क्लीन एनर्जी और फॉसिल फ्यूल में, वह अरब डॉलर में है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन में जो निवेश है वो स्थिर है। क्लीन एनर्जी में जो मनी फ्लो है वो बढ़ रहा है, यानी स्वच्छ ऊर्जा में जो एनर्जी का प्रवाह होता है, जो मनी का प्रवाह होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो ग्रो हुआ है। जो ग्रीनल फ्यूल हैं, यानी कि जो हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी हैं, उनको ईबीएस अक्षय ऊर्जा द्वारा पुश किया जाता है। जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पावर है, हीट पंप्स हैं, उनको द्वारा वो पंप किए जाते हैं, यानी कि पुश होते हैं। 2023 में जो ये पावर है, यानी कि लो इमिशन पावर, जो विद्युत ऊर्जा को जनरेट करने के लिए, जो बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कोयले वगैरह और सब, उसमें जो लो इमिशन पावर होता है, यानी कि सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, इस विधि द्वारा उसको जनरेट किया जाए, उसमें 90% इन्वेस्टमेंट हुआ है लो इमिशन पावर को लेकर के। और इस सब में सोलर एनर्जी जो है उसमें पर डे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कुल $380 बिलियन पर ईयर। और जो बाधा है वह कई देशों में है, उच्च ब्याज दरें, मार्केट डिजाइन, उच्च लागत पर पूंजी, ये सब कई देशों में बाधा के रूप में आए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो इंडिया है, इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये देखिए इंडिया का उदाहरण के रूप में जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है वो भी कर रहा है सोलर एनर्जी में। ब्राज़ील है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स में। जो यहाँ पर वेस्ट एशिया है वो अपना इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक्सीलरेट किया है, यूएई और ओमान। लेकिन जो कई सारे देश जो हैं वो अपने हायर इंटरेस्ट रेट को लेकर के, पॉलिसी मार्केट को लेकर के, मार्केट डिजाइन को लेकर के, फाइनेंशियल बाधा को लेकर के, हाई कॉस्ट जो कैपिटल होता है उसको लेकर के अभी भी वो कशमकश की स्थिति में है, यानी कि वो सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं एनर्जी के सेक्टर्स में, खास करके ये जो एनर्जी है इन सब सेक्टर्स में। अब यहाँ बात निकल करके क्या आती है कि जो ये एनर्जी का सेक्टर्स है, यानी कि एक तरीके से
ये सब जो पॉलिसी है, यहाँ पर देखिए चार्ट आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो चार्ट 4 है, ये देखिए यहाँ पर जो सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी है पर किलोवाट आवर वो बिलियन डॉलर में है, और जो मेगावाट है वो पर मिलियन में है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आपके पास आर्टिकल था, ये आर्टिकल का एनालिसिस था। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम जो यहाँ पर खबर कुछ आई न्यूज एनालिसिस पर हम लोग चलते हैं, न्यूज एनालिसिस को लेकर के। और ये न्यूज एनालिसिस का पहला पार्ट है अमित शाह के द्वारा अपील की गई है। मणिपुर में कल अमित शाह गए हैं, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। उनके द्वारा कहा गया है कि जो मणिपुर की घटना है 15 दिन में उसमें हम शांति ला देंगे। कुकी सिविल सोसाइटी चंद्रपुर जो चुराचंदपुर जिले में है, यहाँ होम मिनिस्टर इनसे मिले हैं और 15 दिन का समय मांगा है मणिपुर में पूरी की पूरी शांति लाने के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पर ये बात है, जो ये क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही थी, न्यायिक समीक्षा की बात, यहाँ पर जुडिशरी कमेटी का गठन होने की बात की जा रही है। ऐसी संभावना है कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन हिट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ये मणिपुर में वायलेंस हुआ है किसके कौन है उसके पीछे जिम्मेदार, क्या नहीं है, उसका समाधान कैसे निकलना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी घटना आगे देखते हैं कैसे निकल करके आती है। खैर, अमित शाह के द्वारा 15 दिन का जो समय है उसकी डिमांड की गई है मणिपुर में शांति के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर न्यूज है, चाइना मिशन। चाइना जो मिशन है, अभी चाइना ने अपने मून पर 3 सिविलियन को भेजा, और सिविलियन भेजने वाले जो देश हैं उसमें चाइना थर्ड कंट्री, रसिया अमेरिका के बाद आ गया है। चाइना का जो रॉकेट था लॉन्ग स्न्योजू 16, ये लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, ये जियो क्वीन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्ट चाइना से इतने बजे लेकर के आया और वहाँ मून पर इन लोगों को उतारा है। ये तांगवांग तियानगोंग स्पेस स्टेशन है। तो ये जो है एस्ट्रोनॉट्स हैं चाइना के, ये तियांगयोंग स्पेस स्टेशन पर उतरे हैं, वहाँ पर थर्ड सिविलियंस हैं। तो इस तरीके से चाइना थर्ड कंट्री पूरे वर्ल्ड की हो गई है उतारने वाली, अपना जो होता है सिविलियन को उतारने का, वो थर्ड देश हो गई है। अब यहाँ पर देखिए एक और न्यूज़ निकल करके आ रही है। वो न्यूज़ क्या है कि यहाँ पर इंडिया जो है, जो अभी SCO का समिट होने वाला है, यहाँ पर ये देखिए वो 4 जुलाई को वर्चुअल रूप में होस्ट करेगा, और जो G20 है उसकी जो समिट होगी वो सितंबर में वहाँ पर होस्ट करेगा। तो इस हिसाब से ये 4 जुलाई को अभी जो SCO की समिट होगी उस पर ये अपना करेंगे, क्या कहते हैं कि होस्ट करेंगे सम्मेलन को वर्चुअल रूप में। अभी भारत में जो कंबोडिया के हैं, कंबोडियन किंग आए हैं, इंडिया के दौरे पर हैं। अब उनके साथ हमारी क्या संधि होती है क्या नहीं, वो निकल करके आती है। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ है, और वो न्यूज़ क्या है, खालिस्तान। ये देखिए जो खालिस्तान का मुद्दा है, पंजाबियों के जो सिख हैं वो सेपरेट खालिस्तान का मांग कर रहे थे। NCERT से उसको जो कक्षा 12 की जो NCERT है पॉलिटिकल साइंस की, उससे निकालने की बात कही गई है। उस पर कमेटी बैठी थी और वहाँ से अलग खालिस्तान की जो मांग की जा रही थी वहाँ से इस लाइन को निकाल दिया गया है। निकालने की बात अगले सेशंस में की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन सेक्टर्स में ये भी आया है कि ये जो 35 लाख स्टूडेंट हैं क्लास 10th में 2021-22 में वो पास ही नहीं कर पाए हैं, ये एजुकेशन सिस्टम था यहाँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल एनालिसिस था, न्यूज़ एनालिसिस था। आप लोग जितना हो सके उतना शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।